चंद्रशेखर भाई भी ये चाहते हैं कि बहन जी को ही प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, कि तमाम ऐसे संगठन जो अंबेडकर को पूजने लगे, मानने लगे, अपने बैनर पर डालने लगे, वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन मूवमेंट की देन है। आज आप देखिए अभी G20 होने जा रहा है, 3 दिन का लॉकडाउन। क्या देश में क्या लोग अंदर बंद करके क्या सुसाइड कर लें क्या? वन नेशन वन पार्टी ये मांग भी कर रहे हैं वो लोग। संविधान विरोधी सरकार, जनता विरोधी, दलित विरोधी मोदी संविधान विरोधी हैं जी। संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, आईपीसी। डबल इंजन की सरकार यही तो है, डबल इंजन की सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विनाश, यही तो है मोदी सरकार। आरएसएस का, बजरंग दल का, हिंदू राष्ट्र बनाने सिर्फ मनुवादियों का, और किसकी सरकार है? हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी खूब खुश हो रही है, तो वहीं अपोजिशन लगातार नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। आपको पता होगा इसी महीने सदन का जो है कि विशेष सत्र बुलाया गया है और कहा गया है कि इसी पर चर्चा किया जाएगा। मेरे साथ कई लोग हैं, कैसे देखते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि कम खर्चे में चुनाव जल्दी हो जाएंगे, संसाधन बचेगा, लोगों की ज़रूरत कम पड़ेगी। यार आप कैसे मतलब डिफाइन कर सकते हो कि वन नेशन और वन इलेक्शन? ये लोग हर चीज़ पे जो वननेस का जो इनका आइडिया है, वननेस का आइडिया, उस आइडिया को देखना पड़ेगा कि इंडिया का आइडिया क्या है, एक भारत, इस भारतीय महाद्वीप का आइडिया क्या है, यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसकी नींव बाबा साहब अम्बेडकर ने रखी, उसका आइडिया क्या है, उसको समझना होगा। ये वननेस की बात करेंगे, इसका मतलब भारत की जो डाइवर्सिटी है उसके अगेंस्ट जा रहा है। इंडिया एक ऐसा नेशन, एक ऐसा देश है जिस देश में तमाम तरह के लोग रहते हैं, हर समुदाय के लोग रहते हैं। इससे ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी कहीं नहीं है, रिलीजियस डाइवर्सिटी कहीं नहीं है, इवन कास्ट पे कितना ज़्यादा बखोला करते हैं, इससे ज़्यादा कहीं नहीं है। तो जिस तरीके से तुम या तो तुम यूनिफॉर्म सिविल कोड ला के या वननेस की जो बात करते हो, वन नेशन वन वोट, उसको किस तरीके से आप पॉसिबल कर पाओगे, हमको पहले ये जानना है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि देखिए बीजेपी कह रही है साफ तौर पे कि जब 1951-52 में देश में पहली बार इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त वन नेशन वन इलेक्शन ही था। देखो उस वक्त जब इंडिया, जब देश अंग्रेजों के हाथों से निकल के इधर आया, ट्रांसफर ऑफ पावर हुई, उस वक्त भी जब देखिएगा कि इलेक्शन होना एक कितना कठिन दौर था। इंडिया में कितनी बेकार स्थिति में अंग्रेज छोड़ के गए थे यहाँ पे, उस बात को समझने की जरूरत है। उसके बाद जब तो ऐसा पूरा इंडिया नहीं था, हैदराबाद का डिस्कोर्स अलग था, सिक्किम का अलग था, मध्य इधर नॉर्थ ईस्ट का अलग था, गोवा का अलग था, सब कुछ डिस्कोर्स में चल रहा था। सब कुछ जो उसको एक करने की जो पूरी प्रक्रिया चली, उस वक्त तो ये सब नहीं हो रहा था ना। लेकिन बाद में जब पता चला कि इंडिया शुरू से ही एक बड़ा डाइवर्सिटी देश है, इसमें हर तरीके के लोगों की, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट है, ये समझना होगा हमको। तो इसमें कब स्टेट कब बना, कौन सा स्टेट कब बना, ये भी ध्यान में रखना होगा। और चुनाव प्रक्रिया है, हर स्टेट की अपनी वैल्यू है, हर स्टेट का अपना सीएम होता है। तो उनको अगर ये वननेस, देखो सीधा समझ लो ये आइडिया कहाँ से आ रहा है। ये आइडिया सीधा कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप पे ले जा रहा है हमको, कि तुम वन नेशन की जो बात कर रहे हो, वन नेशन वन वोट, वननेस की जो बात कर रहे हो कि वन भाषा होगी, वन इलेक्शन होगा, वन रिलीजन होगा, सब चीज़ें वन पे जो बात कर रहे हो, ये देश उस पर नहीं चलेगा। ये देश टूटने की कगार पे हो जाएगा। सीरियसली बोल रहे हैं हम। यहाँ पे ना भाषा वन चलेगी, ना वोट किसी एक टाइम पे चलेगा, ना यहाँ पर किसी एक रिलीजन की चलेगी, क्योंकि ये देश की नींव भी डाइवर्सिटी पर रखी गई है। उसको एक्सेप्ट करना होगा, उस कल्चर को एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ना होगा। अपोजिशन कह रहा है कि कुछ समय बाद बीजेपी और आरएसएस वाले कहेंगे वन नेशन वन पॉलिटिशियन। एग्जैक्टली वही, वन नेशन वन पार्टी ये मांग भी कर रहे हैं वो लोग। फिर तो डेमोक्रेसी पे हमला है सीधा। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी लोकतंत्र खिलाफ हैं? एग्जैक्टली है, क्योंकि वननेस की भावना कहाँ से आती है? जब वननेस की भावना आएगी तो पूरा डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है। डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? सबका साझा रूप, पूरे अलग अलग कल्चर के लोग। मोदी के खून में डेमोक्रेसी बसता है। अलग अलग स्टेट के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग जब एक साथ आकर रहेंगे तभी डेमोक्रेसी बनेगी ना। अब वननेस की बात करो तो उसका डेमोक्रेटिक इंडिया के अगेंस्ट में जो आइडिया है, जो नरेंद्र मोदी खून में बसता है, दैट इज द आइडिया, दैट इज अगेंस्ट पूरा जो डेमोक्रेसी है, वो उसके खून में बसता है। कुछ भी कहिए यार, हाँ तो मोदी ही। देखो वो तो जनता डिसाइड करेगी ना, मोदी डिसाइड कर लिया है ना, मोदी डिसाइड करेगा ना, हम नहीं, यहाँ के वो लोग जो मीडिया सो कॉल्ड है वो डिसाइड करेगी। हमको पता है कि इसमें किस तरह की प्रक्रिया चल रही है, मोदी कैसा व्यक्ति है, इस देश की जनता जानती है। मैडम मोदी ने कह दिया है कि नरेंद्र मोदी 2024 में देश के अगले पीएम बनने जा रहे हैं।
मोदी जी तो देखिए क्या क्या दावे करते हैं, वो तो समय बताएगा जनता क्या चाहती है। संविधान विरोधी सरकार, जनता विरोधी, दलित विरोधी मोदी सरकार। संविधान विरोधी हैं। जी, संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। आईपीसी, नरेंद्र मोदी संविधान प्रेमी हैं, बाबा साहब के फॉलोअर हैं, बाबा साहब के दिखाए गए रास्ते पर चल रहे हैं। हाँ, बाबा साहेब की देन है जो आज वो प्रधानमंत्री हैं। ओबीसी वर्ग से होकर आज उन्हें ये मौका मिला है, ये पद मिला है, तो वो सब तो बाबा साहब की देन है। लेकिन वो कहाँ संविधान फॉलो कर रहे हैं और कहाँ वो देश को चला रहे हैं उनके नक्शे कदम देश पे। दौड़ रहा है। आप देखिए G20, भारत डंका है दुनिया में। अमेरिका जैसा सुपर पावर भारत में आ रहा, दिल्ली में आ रहा, प्रगति मैदान में आ रहा है। डबल इंजन की सरकार यही तो है। डबल इंजन की सरकार, सबका साथ सबका विकास, सबका विनाश, यही तो है मोदी सरकार। 24 में आ भी गई, अगर हम कहते हैं अगर आ भी गई, पहली बात तो आने ही नहीं देना चाहिए। हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी पार्टियां हैं, उनको विरोध करना चाहिए। और साथ किसका साथ लेकर चलेंगे मोदी जी? सबका साथ सबका विकास कहाँ है? किसका साथ लेकर चल रहे हैं? केवल चंद पूंजीपतियों का, आरएसएस का, बजरंग दल का, हिंदू राष्ट्र बनाने सिर्फ मनुवादियों का, और किसकी सरकार है? तो ये देश किधर जा रहा है? आज आप देखिए अभी G20 होने जा रहा है, 3 दिन का लॉकडाउन। क्या देश में क्या लोग अंदर बंद करके क्या सुसाइड कर लें क्या? होस्ट है दिल्ली, और फिर भी, और हमारा देश में मतलब दिल्ली में ऐसे आ रहे हैं अतिथिगण, और हम जनता हमारे ही घर से अंदर बंद हो जाए, तो क्या ये तानाशाही नहीं है? आप ये मोदी बताओ। ने सर, मोदी ने तो दुनिया में डंका बजा ही दिया है। G20 की जो अध्यक्षता है भारत कर रहा है। देखो G20 जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, इस दिल्ली के अंदर ही तमाम आंदोलन चल रहे हैं, दिल्ली के अंदर ही तमाम लोग उन समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो उनको हटाने का जो पूरा प्लान ये लोग कर रहे हैं, धारा 144 लगा के दिल्ली को 5-6 दिन के अंदर पूरा इमरजेंसी में कन्वर्ट जो करना चाहते हैं, ये एकदम इंडिया के विपरीत है। इसको समझना होगा, हमको जानना होगा। इस देश के एक स्टूडेंट, एक नागरिक होने के नाते G20 वाले ये बताइए देश के अंदर जनता का क्या हाल है, वो देखना जरूरी है। G20 में विदेश में क्या चल रहा है, विदेश की रणनीति क्या होनी चाहिए, विदेश का संबंध कैसे होना चाहिए, ये देखने की ज़रूरत है। इंडिया में, इस भारत में आज भी यहाँ का नागरिक कितने उसको एक टाइम के खाने के लिए कितने संघर्ष करना पड़ा, ये हमको समझना होगा। तो खासकर चाहते हैं क्या मोदी जी रोटी ले और सबके मुंह में डाल दें? लो भैया पकड़ो रोटी, लो बेटा रोटी पकड़ो। मोदी कुछ नहीं होता, ये डेमोक्रेटिक इंडिया है। मोदी कुछ नहीं होता, सीरियस यहाँ के लोगों ने उसको बनाया है। तो यहाँ के लोगों को इस डेमोक्रेसी में सरकार का एक कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य को पूरा करना उस सरकार का एक और कर्तव्य बन जाता है। तो हम कहते हैं इस मोदी सरकार से भी और उन तमाम ऐसे सरकारों से कि आप लोगों की चुनी हुई सरकार हो, आप कोई राजा तानाशाह नहीं हो। आपको उन लोगों का ध्यान रखना ही होगा, नहीं रखेंगे तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। 24 में 350 पार, वो वक्त बताएगा, देखते हैं क्या होता है। हम तो सीधा बता दें कि इसको यहाँ की जनता इस बार लात मारने की कगार पे है और मारा जाएगा। क्या लगता है कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे देश का PM बना दिया जाए, जिसके हाथ में कमान दे दी जाए और बेहतर तरीके से अगले 5 साल तक देश को चलाए? बहन कुमार मायावती। मायावती, यहाँ क्या खासियत है मायावती? देखो बिना बहन जी के, बिना अम्बेडकर पॉलिटिक्स के ये देश कभी नहीं चल सकता। इस देश को जब जब आपदा आई है, जब इस देश को लगा है कि ये थोड़ा बिखरने वाला है, तब चाहे मान्यवर कांसीराम साहब हो, चाहे ज्योतिबा फुले उस दौर में रहे हो या अम्बेडकर उस दौर में रहे, उनको बचाया है। दूसरी ओर जो मूवमेंट भीम आर्मी का चल रहा है, चंद्रशेखर साहब वो भी इस मूवमेंट में सबसे सक्रिय हैं। लेकिन हम चाहते हैं, चंद्रशेखर भाई भी ये चाहते हैं कि बहन जी को ही प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, तभी इस देश का जो इंडिया अलायंस है। शेखर भी चाहते हैं, आप जिम्मेदारी साथ बोल रहे हैं। बिल्कुल जिम्मेदारी साथ बोल रहे हैं। आप तमाम चीजें खंगाल के देख लीजिए। चंद्रशेखर भाई एट दी एंड बहन जी के सपोर्ट में चलने के लिए तैयार हैं। बस हम तो निवेदन करते हैं बहन जी से, आप आइए, आप नहीं आइए हमको बुलाइए, हम आएंगे आपके पास। आप हमारे समाज के सबसे बड़े नेता हैं और उसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन इंडिया में तो जगह नहीं दी गई है, ना आपको जगह दी गई। हालांकि मायावती ने PC कर दिया और कहा कि ना तो इंडिया के साथ जाएंगे ना NDA के साथ जाएंगे, लेकिन आपको कोई न्योता आया था क्या? देखो इस बारे में मैं नहीं जानता, मैं भीम आर्मी छात्र संघ से हूँ, लेकिन इतना बात समझता हूँ अगर न्योता आएगा भी तो हम जाएंगे, क्योंकि अभी पूरा मामला जो है पूरे देश को बचाने का मामला है।
और ये पूरा संघर्ष जो है पूरे देश को बचाने का मामला है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके दलित, आदिवासी और महिलाओं पर जो चीज़ें हो रही हैं उसके खिलाफ ये लोग जो तानाशाही लोग हैं तमाम चीज़ें कर रहे हैं। तो हम उसके खिलाफ खड़े हैं और हम चाहते हैं, आज ही बोल रहे हैं कि इस देश के जो प्रधानमंत्री पद के लिए असली हकदार है वो बहन कुमारी मायावती है और कोई नहीं हो सकता। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि तमाम लोग कह रहे हैं कि 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई थी, गठन हुआ उसका, और उसके पहले कांग्रेस ने किसी भी दलित व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया था। अगर खड़गे साहब आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी एक तरीके से मायावती की देन है। आज भी हम बोल रहे हैं इस देश में बिना दलितों के राजनीति नहीं हो सकती, बिना अम्बेडकर के राजनीति नहीं हो सकती, बिना अम्बेडकरवाद की राजनीति नहीं हो सकती। जब आज ऐसी स्थिति आ गई कि तमाम ऐसे संगठन जो अम्बेडकर को पूजने लगे, मानने लगे, अपने बैनर पर डालने लगे, वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन मूवमेंट की देन है, वो सिर्फ और सिर्फ मान्यवर कांसीराम साहब की देन है। अम्बेडकर का जो आइडिया है उसको दोबारा नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक जो ले गए वो मान्यवर कांसीराम साहब थे। तो हम कहते हैं आज भी, चाहे खड़गे रहे हो या राष्ट्रपति कोविंद रहे हो या राष्ट्रपति मुर्मू रहे हो, वो सब कहीं ना कहीं बहुजन मूवमेंट, बहुजन समाज पार्टी की देन है। सब बहुजन समाज पार्टी की देन है, सब एकदम एग्जैक्टली। राजनीति में क्रांति ला दिया। अरे इस देश में सच में किसी को अगर राजनीति सीखनी है तो मान्यवर कांसीराम से सीखिए। इस देश में किसी महिला को या किसी लोगों को राजनीति चलानी है वो बहन कुमारी मायावती सीखे। इस देश में किसी को मूवमेंट, आंदोलन करना है वो चंद्रशेखर साहब से सीखिए। लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं मायावती बीजेपी की भी टीम है, उनकी भाषा बोलती हैं। कौन तमाम लोग होंगे? वो लोग खुद दलाल हैं जो ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं, खुद दलाली कर रहे हैं वो लोग बीजेपी के साथ, कभी इधर कभी उधर। साहब कांसीराम बोलते थे कि मैं हूँ अपॉर्चुनिस्ट, कहिए, लेकिन जहाँ मेरे समाज का भला है मैं उसके लिए अपॉर्चुनिस्ट बनूंगा। तो जहाँ हमारे समाज का भला होता है वहाँ जाएंगे, लेकिन इतना है श्योर कि बीजेपी के साथ तो कभी नहीं मिलेंगे। इतना इस समाज की सबसे बड़ी महिला नेता के साथ हमें भरोसा रखना चाहिए और उसके साथ उसके कंधे से कंधे मिलाकर चलें। लेकिन आज की स्थिति कहती है कि बहन जी को थोड़ा आना चाहिए ग्राउंड पानी से, तभी हम उनके साथ देंगे, वरना हमारा मूवमेंट चल रहा है, हम उनके बिना भी अपना मूवमेंट चला रहे हैं अच्छे से। केजरीवाल को लेकर क्या ख्याल है? तमाम लोग कह रहे हैं केजरीवाल को पीएम बना दिया जाए। उनकी एक प्रवक्ता हैं, वे भी कह रही थी कि केजरीवाल को पीएम बना दिया जाए। सॉरी, वो सच में आरएसएस का बी पार्ट है, उसके बारे में बोलना ही मतलब उसको फालतू में मीडिया में हाइप देना मेरा मतलब नहीं बनता। वो सच में एक आरएसएस का प्रोडक्ट है, वो हमको समझना होगा, बस उसके बारे में इतना ही बोलूँगा और ज़्यादा मतलब मैं। कल उनका बयान आया, उन्होंने कहा खड़गे साहब हम चाहते हैं कि हरियाणा की जनता को हरियाणा के पैसे से ही उनको मुफ्त में सुविधाएं मिलें, और खड़गे साहब जो है खट्टर का जो है कि उन्होंने पलटवार किया है। अरे ये बात समझनी होगी हमको कि सीधा सीधा कांग्रेस को हटाने के लिए बीजेपी और आरएसएस ने क्या खेल खेला, जिसको अरविंद केजरीवाल जैसे कास्टिस्ट इंसान को, एक ब्राह्मणवादी इंसान को दिल्ली का सीएम बना दिया। तो हमको ज़्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति देखिए, बीजेपी जो है मंदिर मस्जिद की बात करती है और केजरीवाल पढ़ाई लिखाई दवाई की बात करते हैं। नहीं, केजरीवाल भी बोलता है कि नोटों पे लक्ष्मी जी होना चाहिए, केजरीवाल भी बोलता है कि गणेश जी होना चाहिए। वो खुद वो चीज़ का प्रोडक्ट है। राजेंद्र पाल गौतम जी उसके साथ उसके प्रूफ हैं साफ किस तरीके से जो बाबा साहब के जो 21 प्रतिज्ञाएँ थी, जब उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएँ थी, जब उन्होंने साफ बोला तो उनको मजबूर किया गया कि आप मंत्री पद से इस्तीफा दे दो। तो आप कहीं ना कहीं हमारी आइडेंटिटी से, कहीं ना कहीं हमारे विचारों से असहमति रखते हो, जो आप खुल के नहीं बोलना चाहते। तो केजरीवाल जी समझिए। लेकिन बार बार केजरीवाल की पार्टी के नेता बाबा साहब दुहाई देते हैं, उनका नाम यूज कर रहे हैं, फोटो यूज कर रहे हैं। मैंने एक बात बहुत अभी कुछ देर पहले कही थी, बिना दलितों की राजनीति नहीं हो सकती, बिना बहुजनों की राजनीति नहीं हो सकती, बिना अम्बेडकर की राजनीति नहीं हो सकती। हाँ। तो ये लोग वही लोग हैं, हमारे लोग जब जिस दिन समझदार हुए उस दिन ऐसे लोगों को लात मारा है, पहले ही मारा और मारेंगे अभी भी। तो हमारे लोगों से तमाम हर तरीके के लोग झंडा डुबाते हैं, उसको हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा। अपने लोगों से भी निवेदन करते हैं कि ऐसे लोगों को, ऐसे दलाल लोगों को यहाँ से रिजेक्ट करो, ऐसे बाहर भगाओ। पहचान क्या है किसकी? आपने जो शब्द का अभी उपयोग किया है, जिक्र किया है, किसकी पहचान? ऐसे लोगों की। हाँ। जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो आरएसएस के दलाल हैं, जो आरएसएस के पूरे उसके आइडिया पे चलते हैं। आरएसएस तो देशभक्त संगठन है सर, देश के लगातार वो काम कर रहा है। एक काम बता दीजिए देश के प्रति और आज़ादी के लिए उसने कुछ भी एक काम किया हो। कोरोना आया, उन लोगों ने काफी मेहनत किया। मणिपुर में पूरी घटना हुई, उन लोगों ने बकायदा सरकार सवाल पूछे हैं। जब कोरोना आया तो यही लोग चुनाव खेल रहे थे, हमको पता है। बंगाल में चुनाव हो रहे थे, बिहार में चुनाव हो रहे थे। नरेंद्र मोदी वहीं लाखों की संख्या लेके आरएसएस के लोगों को लेके रैलियां कर रहा था। सेकंड फेज का सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है वो मोदी है। मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि सनातन धर्म का अपमान इंडिया गठबंधन ने किया है और अब वे
सनातन धर्म पे लोगों से वोट मांग रहे हैं अमित शाह। देखो, हम सनातन धर्म का बार बार अपमान करेंगे, क्योंकि हम बार बार उनको लात भी मारेंगे। किसको? सनातन धर्म को सीधा बोल रहे हैं। अब सुनिए, जो अगर हमारे खिलाफ हो रहे अत्याचार को अगर हम बोल रहे हैं तो उनको लग रहा है कि उनके धर्म के खिलाफ कुछ बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके धर्म में गड़बड़ी है। उनको समझना होगा, कहीं ना कहीं सनातन रिजेक्ट पॉलिसी है, इसको रिजेक्ट करना होगा उनको। और बड़ा बयान दे रहे हैं, FIR हो जाएगी आपके ऊपर। मैं तो कह रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ, खुल के, जिसका दम है हिम्मत है करवाइए। खुल के चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर ये मैं, और एक बात और बता दो, जब 1995 में जब सच्ची रामायण पे BSP सरकार में जब वहाँ से बैन हटा नॉर्थ इंडिया में, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बयान है कि वही जो मैंने रिपीट किया कि हमारे खिलाफ, अगर उन लोगों के खिलाफ, वो बोलते हैं हम लोगों का, मैं उसको अपने वे में रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हमारे खिलाफ हुए अत्याचार को हम बोल रहे हैं कि मेरे खिलाफ ये हुआ है, जातिवाद हुआ है, तो उनको लग रहा है कि उनके धर्म के खिलाफ हम कुछ बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस सनातन संस्था में, उस सनातन बेवकूफ़ी में कहीं ना कहीं दिक्कत है और बेकार है, वो उसको रिजेक्ट करना चाहिए। लेकिन अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी के बाद उनका कद है, सबसे बड़ा कद है, दूसरे नंबर के देश में सबसे बड़े इंसान हैं। तो अगर सनातन धर्म कह करके वोट मांग रहे हैं तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगेगा ना यार? फिर तो वही हो गई ना, पाकिस्तान को करी आते हो ना। पाकिस्तान भी इस्लाम के नाम पे वोट मांगता है, इस्लामिक कंट्री है, तो आप में और पाकिस्तान में क्या फ़र्क हो गया बता दीजिए। रिलीजन एट दी एंड कोई सा भी हो, वो महिला विरोधी होता है, वो तमाम पैटर्न की चीज़ें फॉलो करता है, वो तमाम उन दबे हुए तबकों के विरोध में रहता है, क्योंकि रिलीजन ये ऐसी ऐसी संस्थाएं जो धर्म के नाम पर नाटक खेलती हैं। धर्म के ठेकेदार लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए धर्म का यूज़ करते हैं। आम जनता को पता रहना चाहिए बार बार कि एट द एंड मंदिर तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, तुमको एजुकेशन लेना पड़ेगा, बाबा साहब के आइडिया को फॉलो करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। चलिए, बाबा साहब के आइडिया को फॉलो करना पड़ेगा तभी उद्धार होगा। आशुतोष हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं, भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं। पूरी बातचीत पर आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।